साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम आप सभी के सामने एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं आप सभी को नेट जेआरएफ की कक्षाएं देने वाला हूं। ये कक्षाएं विशेषता जो हमारा बहुचर्चित एग्ज़ाम होता है नेट जेआरएफ, उसके लिए है। साथ ही साथ अब तो एक चीज़ और जुड़ गया है, पीएचडी। तो हमने विस्तार से इसके पिछले के वीडियो में बताया हुआ है कि नेट जेआरएफ क्या है। अगर अभी तक आप वो वीडियो ना देखे हों तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस होता है उसको लेकर भी आपसे चर्चा की हुई है। तो साथियों, अब जो संदर्भ बिंदु है वो 3 चीज़ों को लेकर है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप में नाम रहता है तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें आप नेट के लिए आप नामांकित होंगे और एक क्राइटेरिया बनेगी जिसमें पीएचडी वालों को शामिल किया जाएगा। तो अब वर्तमान में 3 क्राइटेरिया देखने को मिलती है, एक पीएचडी, एक नेट और सबसे हाईएस्ट ऊपर जो होता है वो है जेआरएफ। पहले केवल नेट और जेआरएफ था। अब जाहिर सी बात है जो जेआरएफ क्वालिफाई करेगा उसके पीछे 2 डिग्रियां अपने आप स्वतः जुड़ जाएंगी, नेट और जेआरएफ, नेट और पीएचडी की। और जो नेट क्वालिफाई करेगा उसके लिए 1 डिग्री पीएचडी की ऑलरेडी जुड़ जाएगी। और जो पीएचडी क्वालिफाई करेगा, पीएचडी क्वालिफाई करने से जो विश्वविद्यालय पहले एग्जाम करा के आपको पीएचडी के लिए एलिजिबल मानता था और फिर इंटरव्यू लेता था, तो वो सब चीज़ें अब बंद कर दी गई हैं। अब जो यूजीसी के अधीन ये नेट जेआरएफ की परीक्षाएँ होती हैं उसमें जो पीएचडी क्वालिफाई करेगा वही जो है यूनिवर्सिटीज़ में जो आती हैं पीएचडी के लिए वैकेंसी, उसमें वो अपने आप को नामांकित कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है अब हमारे लिए तीनों स्तर, हालांकि मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप लोग जेआरएफ ही क्वालिफाई करें, पर अब 3 स्तर है। अगर आपको पीएचडी करने का मन है तो आपको कम से कम न्यूनतम जो योग्यता है आपको पीएचडी क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो हमारी ये कक्षा इसी को लेकर समर्पित है, नेट जेआरएफ और पीएचडी को लेकर। और आपको मैंने बताया है कि हमको फर्स्ट पेपर में कुल मिलाकर 10 यूनिट को पढ़ना है और 10 यूनिट को बाकायदे पढ़ना है। और उसमें से कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो हमारी शिक्षण जो हम प्रक्रिया करने चल रहे हैं, जिसके लिए हम ये तैयारी करने चल रहे हैं, उनमें 4-5 यूनिट ऐसे हैं जो इसके लिए बेहद ही उपयोगी हैं। जैसे जो आपका ये फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभियोग्यता, अब नाम से ही है शिक्षण मतलब टीचिंग। तो अगर आपको टीचिंग स्किल्स को सीखना है, जानना है, बेहतर करना है, तो जो ये फर्स्ट यूनिट है इसको बाकायदे पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अगला सेकेंड यूनिट है क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च, जिसको बोलते हैं हम लोग शोध अभियोग्यता, वह भी आपके टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अब वर्तमान समय में जो टीचिंग ट्रेंड है वो शोध की तरफ ज़्यादा रुझान ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि शोध को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि वो हमारे जीवन भर काम आए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है वो है कम्युनिकेशन, उसी के साथ आईसीटी भी जुड़ जाता है। तो जो कम्युनिकेशन है उसको भी बाकायदे हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन से क्या होता है, हम बोलने की कला सीख पाते हैं, हम कैसे अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ और साथ ही साथ दूसरे की बातों को एब्जॉर्व भी, आत्मसात भी कर पाएँ। दोनों ही कलाओं को हम कम्युनिकेशन के माध्यम से सीखते हैं। तो ऐसे 2-3 यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं, वो हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हम इन यूनिट्स को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करेंगे जिससे हम अपनी स्किल्स को बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो है, पहली बात तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हम सब अच्छे से तैयारी करेंगे ही करेंगे, पर उसके साथ साथ हमारे लिए जो टॉपिक्स अत्यंत उपयोगी हैं उन पर हम बहुत अच्छे ढंग से फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है उनको बस उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्ज़ाम के लिए काम बन जाए। तो साथियों, आशा करूंगा कि आपको चीज़ें बेहतर से समझ में आ रही होंगी और आगे भी बेहतर से आप समझ पाएंगे। अगर अभी तक आप पहले के वीडियो ना देखे हों तो आप उन वीडियोस को देखकर, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे सिलेबस डिस्कशन किया है और नेट की तैयारी कैसे करें, इन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आप जो है गति प्रदान कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा जिसमें सिलेबस डिस्कशन मैंने किया हुआ है,
उसमें मैंने बताया है कि जो पहला यूनिट है वो है शिक्षण अभियोग्यता। ठीक है साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ताकि जो है आपको लगातार क्लासेस मिल सके। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। बाकी लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी इस कक्षा को, जो कि पहली यूनिट है, जिसका नाम क्या है, अगर हम बात करें उसका नाम है शिक्षण अभियोग्यता। शिक्षण अभियोग्यता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब कि इस यूनिट में हम सीखेंगे कि हाउ टू टीच, पढ़ाया कैसे जाता है। ठीक है, कि हम एक अच्छे अध्यापक कैसे बन सकते हैं। तो यही लिए आप जो यूजीसी है, इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान रखते हुए फर्स्ट पेपर में इसको जनरल बनाया गया है। और वो आशा करती है कि जो ये विद्यार्थी उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, उनको कम से कम इतना तो पता हो कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो इसी फर्स्ट पेपर के माध्यम से, फर्स्ट पेपर को पढ़कर ही हम इन सब बातों को सीख पाते हैं। कि अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट यूनिट है, तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि पढ़ाया कैसे जाता है। और इसके बाद हम ये भी सीखेंगे, जैसे मान लो उच्च शिक्षा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं, तो वो बालक यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें किशोरावस्था के बारे में भी जानना पड़ेगा कि किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, जिससे हम विद्यार्थियों को भी अच्छे से समझ पाएँ। हम सामने वाले को समझ पाएंगे, तभी हम उसको अपनी बातों को समझा पाएंगे। ठीक, तो अब हम देखने वाले हैं शिक्षण अभियोग्यता, शिक्षण अभियोग्यता। ठीक है, अब देखिए टीचिंग है क्या। टीचिंग, शिक्षण। अब आप कहेंगे कि जो शिक्षण क्या है, कि जो टीचर पढ़ाता है बच्चों को, वही क्या है, शिक्षण है। सिंपल सी बात है, यही हम अभी तक जानते चले आए हैं कि जो टीचर अपने विद्यार्थी को पढ़ाता है, वही क्या है, शिक्षण है। क्लियर इतना? ये अब हम बचपन से देखते आए हैं, समझते चले आए हैं। मतलब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक है शिक्षक और जो दूसरा व्यक्ति है शिक्षार्थी। तो हम कह सकते हैं, अगर इसके अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होगा, तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य एक निश्चित संदर्भ बिंदु को लेकर, एक निश्चित संदर्भ बिंदु को लेकर होने वाली अंतःक्रिया शिक्षण है। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ यही इसका मेन पॉइंट है। अभी तक हम देखते चले आए थे कि टीचर पढ़ाता है और विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके बीच में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वही क्या है, शिक्षण है। अब आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि टीचर है, ये शिक्षक है, और इसने विद्यार्थी को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? उसके सामने एक निश्चित संदर्भ बिंदु है। मतलब ऐसे तो नहीं, अब टीचर आते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, अमूमन हम देखते हैं अपने क्लासेस में कि वो एक किताब को लेकर या एक सिलेबस को लेकर वो आते हैं और उसी को पूरा करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के मध्य में कुछ बातचीत हो रही है। ठीक है, और वो बातचीत क्या हो रही है, किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के विषय में। उनके पास एक निश्चित संदर्भ बिंदु है, एक पाठ्यक्रम है, और उसी पाठ्यक्रम को लेकर इन दोनों के मध्य में अंतःक्रिया हो रही है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप हमेशा जानते चले आए हैं कि एक निश्चित संदर्भ बिंदु को लेकर दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती है। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हम ये समझते हैं कि टीचर ने विद्यार्थी को जो बता दिया, टीचर ने विद्यार्थी को जो कुछ भी बताया, इस बताने के उपरांत ही क्या कह सकते हैं कि टीचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। ध्यान देना कि मैंने बताया आपको कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है,
मैं टीचर हूं, आपको बता रहा हूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो अब बात थोड़ा समझिएगा कि मैंने बता दिया विद्यार्थी को कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यदि ये बात विद्यार्थी को समझ में नहीं आई कि भारत की राजधानी, सपोज करो कि उसको यही नहीं पता है कि राजधानी क्या होता है, राजधानी का मतलब क्या होता है, तभी तो वो नई दिल्ली याद करेगा। तो वो ये बातें उसको समझ में नहीं आई कि भारत की राजधानी की बात क्या हो रही है, नई दिल्ली क्या है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि मेरी बताई गई बातें यदि उसको समझ में नहीं आई, वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं तो इसका मतलब हुआ कि शिक्षण कंप्लीट नहीं हो रहा है, शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। जब शिक्षक के द्वारा निश्चित संदर्भ बिंदु को लेकर बताई गई बातें विद्यार्थी को समझ में आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण तभी पूरा माना जाएगा, शिक्षण की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब विद्यार्थी को टीचर के द्वारा पढ़ाई गई बातें भली भांति समझ में आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अगर विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, विद्यार्थी को चीज़ें समझ में नहीं आई, तो टीचिंग कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इस मेन मुख्य बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तभी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्लियर इतना? तो अब देखिए कितनी चीजें आई, शिक्षक, शिक्षार्थी और निश्चित संदर्भ बिंदु। निश्चित संदर्भ बिंदु क्या है? वो आपका पाठ्यक्रम है। साथियों, पहले हम देखते भी थे कि जो प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था थी वहां केवल दो ही चीजें मुख्य बिंदु थी, एक शिक्षक होते थे, एक शिक्षार्थी होते थे। तो यही कारण है कि एडम्स महोदय ने ऐसी प्रक्रिया को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है, ठीक है, जहां पर शिक्षक और शिक्षार्थी हैं। बाद में जॉन डेवी महोदय आते हैं और शिक्षण की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटते हैं और कहते हैं कि नहीं, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य एक निश्चित संदर्भ बिंदु भी होता है, एक पाठ्यक्रम भी होता है और इसको मिलाकर शिक्षण की प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने माना कि शिक्षण की प्रक्रिया त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के सामने एक इंट्रोडक्शन क्लास प्रस्तुत किया, कि आप जो है चीज़ों को समझ पाएँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी परिभाषा से स्टार्ट करेंगे और आपको लगातार हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से, सरल तरीके से आपको समझा पाएँ। साथियों, ध्यान दीजिएगा कि मैं सबसे पहले आपको एक सरल रूप में इन क्लासेस को प्रस्तुत कराऊँ ताकि आपको सरलतापूर्वक पहले तो ये समझ में आए कि शिक्षण अभिक्षमता होती क्या है और इसमें क्या क्या बिंदु दी गए हैं। तो सरलतापूर्वक समझाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। आशा करते हैं चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी और आगे भी और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।